नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा फिर हाजिर हूं आपके सामने। भारत के संविधान के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। हम पढ़ेंगे आज से कि भारत के संविधान का जो इतिहास का विकास क्रम रहा है वो किस प्रकार से रहा है। कल हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने जाना था कि संविधान क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भारत के लोकतंत्र में संविधान की आवश्यकता क्यों है। उसके बारे में हमने जानकारी हासिल करी थी कि क्या सिलेबस हमारा रहेगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें पढ़ना है। चलिए आगे हमने कल जो मुख्य बात करी थी वो ये करी थी कि भारतीय संविधान जो बनाया गया, यानी देश को जो हमारी को जो आज़ादी हासिल हुई 1947 में, उसके बाद में जो हमारा संविधान है क्या वो हमने 1947 के बाद बनाया या फिर उसका कोई इतिहास रहा है। तो हमने बात करी थी कि 1773 से 1947 के बीच में भारतीय संविधान के विकास का एक इतिहास क्रम रहा है। और उस इतिहास क्रम की शुरुआत कहां से होती है, कल हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से इसकी शुरुआत होती है। तो मैंने आपको कल दो बातें बताई थी कि जो संविधान के विकास का इतिहास क्रम है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक 1773 से 1857 के बीच में जब शासन किसका था, कंपनी का शासन था, और दूसरा 1858 से 1947 के बीच में जब भारत पर सीधे शासन किसका था, महारानी का शासन था। चलिए तो आज हम पहले पढ़ेंगे कि कंपनी का जो शासन था उस समय में कैसे हमारे यहाँ पे कानून आए, ब्रिटेन ने जो कानून बनाकर भेजे उनका किस तरह से उन्हें रूपांतरित किया गया और उनमें क्या क्या प्रावधान थे। चलिए पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। हमने कल जानकारी हासिल करी थी कि 1757 और 1764 के अंदर जो प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ, 57 में प्लासी का युद्ध और 64 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद में कंपनी ने अपना शासन यहां पर मजबूती से स्थापित कर लिया था। शासन जब स्थापित कर लिया उसके बाद में कंपनी ने 1765 से 1772 के बीच में उस समय के जो यहां गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव ने यहां पर एक प्रकार के नए शासन की व्यवस्था को स्थापित किया और उस शासन को क्या नाम दिया गया, उस शासन को नाम दिया गया द्वैध शासन। क्या नाम दिया गया, द्वैध शासन। इसकी स्थापना किसने करी, रॉबर्ट क्लाइव ने करी। ठीक है, तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन की स्थापना करते हैं। द्वैध शासन का मतलब यह था कि जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व और दीवानी, दो प्रकार के जो उत्तरदायित्व थे, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब को दे दिए गए। प्रशासनिक उत्तरदायित्व जो हैं वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के किसको दे दिए गए, नवाब को दे दिए गए कि भैया जो भी प्रशासनिक काम है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो तो आप संभालिए। और जो दूसरे प्रकार के उत्तरदायित्व हैं जो दीवानी उत्तरदायित्व थे, जहां से राजस्व आना था, कर की प्राप्ति होनी थी, रेवेन्यू आना था, यानी कि जहां से मनी आनी थी, अंग्रेजों के पास में पैसा आना था, वो उत्तरदायित्व कंपनी ने किसके पास रख लिए, खुद ही के पास रख लिए। तो ये दो प्रकार के शासन को जो बांट दिया, ये जो बांटा गया इसे क्या कहते हैं, हम इसे द्वैध शासन नाम दिया गया। ये द्वैध शासन था। इस द्वैध शासन के अंदर अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे कंपनी 65 से 72 के बीच में यहां पर कंपनी ने भ्रष्टाचार बहुत बढ़ने लग गया। भ्रष्टाचार बढ़ने लगा तो कंपनी की खुद की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। पहली एक बात जो सामने आती है, कंपनी की खुद की आर्थिक स्थिति क्या होने लगी, कमजोर होने लग गई। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1770 में भारत में उस समय भीषण अकाल पड़ा। इतिहासकार कहते हैं कि उस समय का सबसे भयंकर अकाल था। अकाल के कारण यहाँ पे आर्थिक स्थिति लोगों की भी कमजोर हुई और कंपनी के व्यापार पर उसका सीधा सीधा असर पड़ा। बात क्लियर है। तो दो प्रकार की चीजें हो रही हैं। एक तो कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो भ्रष्टाचार बढ़ता है तो हमें पता है उससे जो आय होती है, जो आय हमें लोगों के विकास के लिए लगानी है, उस राज्य, उस राष्ट्र या उस कंपनी के विकास में लगानी है, उस पर उसका सीधा सीधा नकारात्मक असर पड़ता है भ्रष्टाचार का। तो ऐसे ही कंपनी का जो डेवलपमेंट था वो कमजोर होने लग गया भ्रष्टाचार के कारण। दूसरा, अकाल पड़ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई। उस प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हो गई, समस्या और भी गंभीर हो गई। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर थी और ऊपर से कोरोना जैसी महामारी आ गई तो दोहरी मार हम पे पड़ गई।
उसी प्रकार उस समय दोहरी मार किस पर पड़ी? कंपनी पर पड़ी। एक तो अकाल और दूसरा कंपनी का भ्रष्टाचार। इसके कारण अब ब्रिटेन में क्या घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में थोड़ी सी आप बात ध्यान से सुनिएगा। कंपनी की जो आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, इसके कारण कंपनी ने वहां पर आवेदन किया कि हमें थोड़ा सा और ऋण चाहिए। अब कंपनी को जो ऋण चाहिए था तो उसके लिए यहां पर हम देखते हैं कि लॉर्ड नॉर्थ का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लॉर्ड नॉर्थ जो थे वो उस समय वहां मुख्य अधिकारी थे। उन्होंने एक प्रस्ताव ब्रिटेन की संसद में भेज दिया। ब्रिटेन की संसद में समिति बनाई गई कि कंपनी को लोन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। जबकि होना क्या था, कंपनी और ब्रिटेन के बीच में यह डिसाइड हुआ था कि उन्हें वार्षिक रूप से कुछ राशि ब्रिटेन को पहुंचानी है। यानी एक तरह से मान लीजिए कि कंपनी यहां पर जो शासन कर रही थी उसका रेवेन्यू का कुछ हिस्सा कंपनी को कहां जमा कराना था, कंपनी को ब्रिटेन में जमा कराना था, वहां की सरकार के पास जमा कराना था। तो वो रेवेन्यू तो जमा नहीं कराया गया है, कम कराया गया है, और ऊपर से कंपनी और क्या मांग रही है, लोन और मांग रही है। तो संसद ने क्या किया, समिति बनाई और समिति ने जांच करी। अब जांच करने के बाद में दो प्रकार के अधिनियम कंपनी ने पास करी है। ध्यान से सुनिएगा। कंपनी की जो आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, उस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कंपनी ने ब्रिटेन से क्या मांगा, सरकार से लोन मांगा, ऋण मांगा। और ऋण मांगने के लिए वहां पे संसद में समिति बनाई गई। उस समिति ने जब जांच करी तो यह पाया कि कंपनी में भ्रष्टाचार के कारण उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई है, कमजोर हो गई है। तो वहां की संसद ने दो अधिनियम जारी किए। क्या अधिनियम जारी किए? एक अधिनियम तो यह जारी किया गया कि कंपनी को 4% ब्याज पर, 4% ब्याज पर कुछ 14 लाख पौंड का ऋण दे दिया गया एक अधिनियम के अंतर्गत। तो कि भैया 4% ब्याज देना पड़ेगा और 14 लाख पौंड का हम आपको ऋण दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो अधिनियम जारी किया गया वो क्यों किया गया, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा अधिनियम जारी किया गया 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या जारी किया गया? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। क्यों जारी किया गया? क्योंकि ब्रिटेन की संसद को यह समझ में आ गया था कि कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। कंपनी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो निजी व्यापार, वो खुद के व्यापार के लिए, खुद के मुनाफे के लिए ज्यादा कार्य कर रहे हैं, ना कि कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कंपनी ने इस कारण से, ब्रिटेन की संसद ने इस कारण से कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, कंपनी में जो अनियमितताएं आ गई हैं, उन्हें काबू में करने के लिए क्या बनाया? रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी सी कहानी से यह समझ में आया होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया। थोड़ा सा वापस से 1 मिनट में ब्रीफ करता हूं कि कंपनी के भ्रष्टाचार, कंपनी की जो अनियमितताएं थी, कंपनी में जो इनडिसिप्लिन था, कंपनी को जो रेवेन्यू जनरेट करना था, कंपनी की भारत में जो प्रशासनिक नीतियां थी, वो सभी की सभी क्या थी? नकारात्मक थी, कमजोर थी। और उसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ रहा था? कंपनी की आर्थिक व्यवस्था पे पड़ रहा था, अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा था। जो उनको कहां दिखाई दिया? ब्रिटेन की संसद को जब उन्होंने लोन मांगा तो ब्रिटेन की संसद ने जो समिति बनाई, उस समिति के सामने ये सारी बातें आई। तो कंपनी की अर्थव्यवस्था को वापस मजबूत करने के लिए लोन तो दे दिया गया, लेकिन साथ ही साथ कंपनी में जो अव्यवस्थाएं फैल रही थी, उन अव्यवस्थाओं को वापस से मजबूत करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। चलिए अब देखते हैं। अब आप इस पे जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, उसे हम देखेंगे कि 1773 का जो अधिनियम है वो भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था, जिसे लॉर्ड नॉर्थ और फ्रेडरिक नॉर्थ ने भारत और साथ ही यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी में जो अनियमितताएं हैं, कंपनी में जो कमजोर प्रबंधन है, उसको मजबूत करने के लिए क्या किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। 1773 अधिनियम जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए,
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में जो कंपनी का प्रबंधन है, कंपनी यहां पर जिस तरह से अपना मैनेजमेंट रख रही है, कंपनी जिस तरह से भारत में प्रशासनिक और दीवानी उत्तरदायित्व को संभाल रही है, उस समस्या को सॉल्व करना था। और साथ ही जो लॉर्ड क्लाइव ने जो दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित करी थी उसे भी क्या करना था, सुधार करना था। तो पॉइंट को देखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य उद्देश्य भारत में कंपनी के प्रबंधन की समस्या को संबोधित करना या उसे दूर करना, और साथ ही लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित शासन की दोहरी प्रणाली जो थी उसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, द्वैध शासन व्यवस्था के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उन समस्याओं को दूर करने का कार्य भी कौन करना चाहती थी, ब्रिटेन की संसद करना चाहती थी। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके मुख्य जो पॉइंट है उन्हें वापस देखेंगे हम आज। पहला पॉइंट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी कंपनी के शासन पर, जो कंपनी का कमजोर शासन है उस पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया ब्रिटेन की संसद के द्वारा। दूसरी बात, इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और जो प्रशासनिक कार्य थे उसे ब्रिटेन की संसद द्वारा मान्यता यानी उन्हें ऑथेंटिकेट कर दिया गया। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी कंपनी के ऊपर एक केंद्रीय प्रशासन यानी ब्रिटेन की संसद जो है अब उसको क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी कि कंपनी किस प्रकार से यहाँ पे कार्य कर रही है। उसके बाद जो फोर्थ की पॉइंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था, जैसे मैंने आपको बताया कि 1765 से 72 के बीच में द्वैध शासन व्यवस्था कौन लेकर आए, जो उस समय वहां के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद में 1772 में गवर्नर कौन बन गए थे, 1772 में आ गए थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद भी बना दी गई। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल यानी अभी तक 1773 से पहले जो पद था उसका नाम था बंगाल का गवर्नर, और अब उसका नाम क्या कर दिया, उसका नाम कर दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो सवाल यहां पर यह पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, यहां पर एक सवाल हमारा तैयार हो गया। दूसरी बात देखनी है कि वॉरेन हेस्टिंग जो पहले गवर्नर जनरल बने हैं उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बना दी गई। अब उसमें 4 सदस्य होंगे। अब जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बहुमत के साथ में लिया जाएगा। अब 4 सदस्यों में से मान लो कि 3 सदस्य किसी भी मुद्दे पर एक मत रखते हैं तो बहुमत हो गया। लेकिन मान लीजिए कि 4 में से 2 सदस्य तो एक मत रखते हैं और 2 सदस्य दूसरा मत रखते हैं, तो ऐसी इस समय में ऐसी परिस्थिति में जो एक टाई ब्रेक हो जाएगा, इसको खत्म करने के लिए जो डिसीजन होगा, जो डिसीजन पावर थी वो किसको दे दी गई, वो गवर्नर जनरल को दे दी गई। बात क्लियर है। चलिए इसके बाद में क्या हम देखते हैं कि बंबई एवं मद्रास के जो गवर्नर थे, बंबई और मद्रास जो थे वो भी 2 बड़े प्रांत थे, जैसे बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था, हालांकि बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। तो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो किसके गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। यानी अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो एक बड़ा और मुख्य अधिकारी होगा, सीनियर अधिकारी होगा, और उसको रिपोर्ट कौन करेंगे, बंबई और मद्रास के गवर्नर अब सीधे सीधे उसको रिपोर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, कलकत्ता में की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्फे। सर एलिजा इम्फे उनका नाम था। नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखते हैं कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ध्यान से सुनिएगा,
मैंने आपको बताया था कि 1765 से 72 के बीच में कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। कंपनी के अंदर जो अनियमितताएं थी उन्हें कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया और उस रेगुलेटिंग एक्ट में इस पॉइंट को मेंशन भी किया गया कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार जो करते हैं, भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत जो लेते हैं, उसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया। ना तो कंपनी के कर्मचारी अब खुद का निजी व्यापार करेंगे, यानी वो कार्य जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करेंगे, कंपनी के लिए करेंगे। और दूसरी बात, वो किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं लेंगे भारतीयों से। बात क्लियर है क्या? तो ये हमारा है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट के लिए। 1784 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी का जो पीट्स इंडिया एक्ट था, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि 1773 के बाद में सीधा 1784 का ही एक्ट आया। उसके बाद में 1781 में भी एक एक्ट आया था। 1781 में भी एक एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आया था? ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ा है, इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। बात क्लियर है क्या? लेकिन बहुत सारे एक्ट आए हैं 1773 और 1947 के बीच में। हमें सारे एक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, हमें सिर्फ उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। इसलिए अब हम सीधे आ जाएंगे 1784 ईस्वी के पीट्स इंडिया एक्ट पर। देखिए अब इस एक्ट को लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन की संसद जो है वो कंपनी पर अपना जो अधिकार है वो और ज्यादा बढ़ाना चाहती थी। वापस सुनिएगा, ब्रिटेन की संसद जो है वो कंपनी पर जो अपना अधिकार है वो बहुत प्रभावी रूप से और मजबूत तरीके से बढ़ाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट पास कर दिया। बात क्लियर है क्या? अब पिट्स इंडिया एक्ट जो पास किया है, इसके क्या मुख्य पॉइंट्स हमें देखने हैं वो देखिए। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। दो प्रकार के कार्य कर दिए, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, वाणिज्यिक यानी इकोनॉमिकल, बिजनेस रिलेटेड जो कार्य हैं, इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। कैसे अलग अलग कर दिया है? देखिए, जब कंपनी जो थी उस समय 1773 में जब एक्ट आया, उस समय भी कंपनी में एक निदेशक मंडल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? निदेशक मंडल हुआ था। यहां हम देखेंगे सेकंड पॉइंट में मैंने निदेशक मंडल के बारे में बात कर रखी है। इस निदेशक मंडल में कितने सदस्य होते थे? 24 सदस्य होते थे। कितने होते थे? 24 सदस्य होते थे इस निदेशक मंडल में, जिसे हम कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो जितने भी डिसीजंस लिए जाते थे वो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर के लेते थे। जैसे कंपनीज होती है, हम देखते हैं जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती है उनमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनमें उनकी हिस्सेदारी होती है, शेयर परसेंटेज होता है। हर कंपनी में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं और उनका कुछ हिस्सेदारी होती है, जिनको मिलकर के क्या कहते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो समय समय पर मीटिंग करते हैं और कंपनी की जो भी समस्याएं हैं, किस प्रकार से कंपनियों को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए निर्णय लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या थी? एक प्राइवेट कंपनी ही तो थी, व्यापार करने ही तो आई थी भारत में, लेकिन धीरे धीरे क्या करने लगी, भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक जो हिस्से थे उनमें वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि उन्हें अपना व्यापार ज्यादा मजबूत करना था। और उन्हें व्यापार मजबूत करने के लिए क्या करना था? भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक जो स्थिति है उस पर भी कंट्रोल करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसमें आपको बताया कि 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें क्या हुआ है, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। कैसे किया गया? देखिए, जो निदेशक मंडल था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, 24 मेंबर्स जो थे, इन्हें कंपनी के व्यापारिक मामलों के अंदर अनुमति दे दी गई। यानी कि
अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये जो 24 पीपल्स हैं, ये सिर्फ अब कंपनी के व्यापारिक मामलों में ही डिसीजन ले सकते हैं। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक ये लोग व्यापारिक और राजनीतिक, प्रशासनिक, हर प्रकार के कार्य में डिसीजन ले रहे थे। लेकिन अब निदेशक मंडल जो है वो सिर्फ कंपनी के व्यापारिक, बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में ही अपनी अनुमति देगा और उससे रिलेटेड चीजों में ही इंटरफेयर करेगा। लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए क्या किया गया? राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य रखे गए। कितने सदस्य रखे गए? 6 सदस्य। बात क्लियर है क्या? यानी कि व्यापारिक मामले जो हैं उन्हें तो कौन देखेगा? निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। और जो राजनीतिक मामले हैं, उन राजनीतिक मामलों का जो प्रबंधन होगा, भारत में किस प्रकार राजनीतिक स्थिरता प्रदान की जाएगी, उसके लिए एक नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। तो जितना भी निर्देशन होगा, नियंत्रण होगा, प्रबंधन होगा, वो सब कौन देखेगा? वो ये नियंत्रण बोर्ड देखेगा। तो अब वापस से क्या हो गया है? वापस से 2 प्रकार की व्यवस्था आ गई है। द्वैध शासन व्यवस्था आ गई है। बात समझ में आ रही है? 1765 से 72 रिलेट करते जाना है। कुछ कुछ बातें ऐसी होंगी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वो पुरानी बातों से भी रिलेट होगी। तो पुरानी बातों को नई बातों से रिलेट करेंगे तो पुरानी बातें भी याद रहेंगी और नई बातें भी याद रहेंगी, और उनके बीच में क्या अंतर रहा है वो भी याद रहेगा। तो एक अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का। तो 1765 से 72 में भी द्वैध शासन था, जो किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। तब 2 प्रकार के मामले अलग कर दिए थे, दीवानी और प्रशासनिक। अभी यहां पर क्या किया है? अब यहां पर जो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट है, यहां पर भी द्वैध शासन, ड्वेल गवर्नेंस सिस्टम लगा दिया है। वो क्या है? एक निदेशक मंडल और एक नियंत्रण मंडल, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? वो व्यापारिक मामलों में इंटरफेयर करेंगे, खाली उसके अंदर डिसीजन लेंगे। और जो बाकी हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो राजनीतिक स्थिरता प्रदान करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट हम देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट में भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कह दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आरएएस परीक्षा है तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होते हैं? 3 या 4 कथन दे दिए जाते हैं और उन कथनों को फिर आपको सही और गलत साबित करना होता है। फिर उसमें ऑप्शन होते हैं 1 और 2, 1, 2, 3 इस प्रकार से। तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। आपको ये फैक्ट दिमाग में रखना है। कौन से एक्ट में कहा गया? 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। अब जो एग्जामिनर है जो सवाल बनाएगा तो वो क्या करेगा? वो थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएगा। वो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए ऊपर हेडिंग देंगे 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित तथ्यों पर ध्यान दीजिए। फिर उसके जो 4 कथन होंगे, उन 4 कथनों में से एक कथन हो सकता है ये वाला कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कह दिया गया। लेकिन ये तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का नहीं है, ये किसका है? ये 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट का है। तो जो कथन हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको आपको पूरी तरह से 100% ईमानदारी से याद करके रखना है, तो आपका सवाल वहां पे सही होगा। बात क्लियर है क्या? चलिए, तो यहां पर अभी तक हमने 3 मुख्य पॉइंट देखे कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को क्या कर दिया गया है? अलग अलग कर दिया गया है। दूसरा, 2 प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी गई है, निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड। निदेशक मंडल क्या करेगा? व्यापारिक मामलों को देखेगा। नियंत्रण बोर्ड क्या करेगा? सिर्फ राजनीतिक मामलों को देखेगा। फिर तीसरी बात हमने देखी कि भारत में कंपनी के जो अधीन क्षेत्र हैं, कंपनी का जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार है, वो अब क्या कहलाए जाएंगे? वो ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र कहलाए जाएंगे। यानी कि उन क्षेत्रों पर अब किसका अधिकार है? अब ब्रिटेन का अधिकार है, कंपनी का अधिकार नहीं है। कंपनी सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व कर रही है किसका? ब्रिटेन का। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। अब यहां पर कंपनी जो भी कार्य करेगी,
चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, प्रशासनिक कार्य हो, वाणिज्यिक कार्य हो, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल, जितने भी प्रकार के कार्य हैं उन सभी कार्यों पर अब पूरी तरह से किसका नियंत्रण हो गया है? ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण हो गया है। बात क्लियर है? हमारी आज दूसरी ही क्लास है। कुछ कुछ सवालों की प्रकृति किस प्रकार रहने वाली होती है एग्जाम्स में, मुख्यतः आरएएस जैसी जो बड़ी परीक्षाएं राजस्थान में लग रही हैं उनमें क्या होता है कि कथनों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। तो आपको ध्यान रखने हैं इन फैक्ट्स को कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। कौन से एक्ट में? 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में प्रदान कर दिया गया। बात क्लियर है क्या? चलिए अब मैं यहां पर आपको एक सवाल और बता देता हूं। अभी तक हमने दो प्रकार के एक्ट्स पढ़े हैं। अभी तक हमने दो एक्ट्स पढ़ लिए। एक हमने देखा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा हमने देखा 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। अब मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये जो दोनों एक्ट्स हैं ये किस गवर्नर जनरल के शासन काल में आए? किस गवर्नर जनरल के शासन काल में आए? तो आपका जवाब होगा ये दोनों ही एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन काल में आए, क्योंकि 1772 से 1785 तक भारत में गवर्नर और गवर्नर जनरल, ध्यान से सुनिएगा, गवर्नर और गवर्नर जनरल, क्योंकि 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए हैं तब उस समय वो यहां पर गवर्नर थे। लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तब इस गवर्नर के पद को बदलकर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो ये दोनों एक्ट किसके शासनकाल में आए? ये वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आए हैं। तो ये सवाल बनता है और आपको याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट्स और पिट्स इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में आए? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आए। अगला हम जो एक्ट देखेंगे वो एक बहुत छोटा सा एक्ट है, 1793 ईस्वी का, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो यहां पर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि 1786 से लेके और 1793 के बीच में इस समय गवर्नर जनरल कौन है? इस समय गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। अब इस समय क्या हुआ? इनके द्वारा इसमें क्या किया गया इस एक्ट में? इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। अब नियंत्रण बोर्ड कब बना था? नियंत्रण बोर्ड बना था जो अभी हमने 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट बना है, जिसमें 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था। इस 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य होंगे और इसके अलावा जो कर्मचारी होंगे उनका जो पूरा वेतन है, तो भारत में जो कंपनी व्यापार कर रही है उस व्यापार से जो राजस्व की प्राप्ति होगी, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उसमें से ही इन सदस्यों एवं कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाएगी। तो ये इसी तरह से हम, अगर मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था को जो कमजोर किया गया ब्रिटेन के शासनकाल में, उसके पीछे यही कारण रहे। कंपनी जो शासन यहाँ कर रही थी, कंपनी जो यहाँ पे व्यापार कर रही थी, उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो सारा का सारा रेवेन्यू या तो ब्रिटेन भेज दिया जाता था या कंपनी अपने और अपने कर्मचारियों पे खर्च करती थी। उस पैसे का कोई भी हिस्सा, बहुत कम हिस्सा सिर्फ भारतीयों के ऊपर, भारतीय बाजार के ऊपर खर्च किया जाता। यही कारण रहा कि ब्रिटेन के शासन के समय भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या होने लग गई? कमजोर होने लग गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो सबसे पहले तो ये जानकारी हम हासिल कर लेते हैं कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है, ये चार्टर अधिनियम इस समय कौन था? इस समय लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813, लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 तक गवर्नर जनरल रहे और इस समय में 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। ठीक है, तो अब देखिए, अभी हमने देखा कि 1793 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आया है।
अब 1793 के बाद में दूसरा चार्टर अधिनियम कब आ रहा है? 1813 में। यानी कि कंपनी का जो अधिकार पत्र है, यानी कंपनी जो यहाँ पे कार्य कर रही है, जो भी व्यापारिक कार्य वो कर रही है, उसके अधिकार को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, और उसमें क्या किया गया कि चीन के साथ जो व्यापार होता है और पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार होता है, एक तो उस पॉइंट पर, और दूसरा चाय के व्यापार को लेके 20 सालों के लिए एकाधिकार इनको दे दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट हमने देखा कि कंपनी का जो अधिकार है वो 1793 के चार्टर एक्ट के बाद में अब 1813 में आ रहा है, और अब इसको अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया। यानी कि 1813 से कब तक के लिए बढ़ा दिया? 1833 तक के लिए बढ़ा दिया। यानी अब अगले 20 साल तक और कंपनी का अधिकार यहां पर रहने वाला है। दूसरी बात, अभी तक भारत के साथ जो व्यापार हो रहा था उस पर पूरी तरह से एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर रही थी। बात क्लियर है? अब इस समय क्या कर दिया गया? ब्रिटेन की अन्य कंपनियों के लिए भी भारत के व्यापार के जो दरवाजे थे वो खोल दिए गए। क्यों खोल दिए गए? उसके पीछे कुछ कारण है, वो ध्यान से सुनिएगा। इस समय में नेपोलियन का युद्ध, यानी नेपोलियन के साथ युद्ध चल रहा है। यूरोप में ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई थी, वहां की कंपनियों का व्यापार बहुत कम हो गया था यूरोप में, और जो नेपोलियन का जो युद्ध था, जो महाद्वीपीय प्रणाली की व्यवस्था उसकी चल रही थी, उसके कारण ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति यूरोप में कमजोर हो रही है, उस स्थिति को वापस से मजबूत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो अन्य औद्योगिक घराने थे, जो अन्य कंपनियां थी, वो लगातार दबाव बना रही थी ब्रिटेन की संसद पर कि उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए। और इस स्थिति को संभालने के लिए ही संसद ने क्या किया? कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। यानी कि अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है उसको अब छीन करके अब ब्रिटेन की जो अन्य कंपनियां हैं वो भी भारत में व्यापार कर सकती है। लेकिन अभी भी व्यापार का कुछ हिस्सा सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। वो क्या था? चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ व्यापार के जो संबंध थे, चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ जो चाय के व्यापार के संबंध, चाय यानी टी जो हम पीते हैं, तो चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ जो व्यापार था उस पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सीधी सी भाषा में समझना है कि भैया चीन के साथ व्यापार और जो चाय का व्यापार होता था भारत में और सभी पूर्वी देशों के साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार होता था उस पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार है। इन दो क्षेत्रों को छोड़कर, चाइना और चाय, इन दो क्षेत्रों को छोड़कर के जो बाकी का हिस्सा है उस पर व्यापार करने के लिए जो अनुमति है वो अन्य ब्रिटेन की कंपनियों को भी दे दी गई है। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर सभी कंपनियां भारत में आकर के व्यापार कर सकती थी, और भारत के साथ साथ जो अन्य पूर्वी देश थे जहां पे कंपनी व्यापार कर रही थी, ब्रिटेन की अन्य कंपनियां यहां पर व्यापार कर सकती थी। तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि अब भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां आकर व्यापार करने लगी होंगी। अभी तक कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। अब अन्य कंपनियां भी भारत में व्यापार करेंगी, सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़ करके। इसके कुछ बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़े, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। विशेष जो विस्तार से चर्चा इन पे होती है वो इतिहास के अंदर होती है। जब इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास को, मॉडर्न हिस्ट्री को जब हम पढ़ेंगे तब इनका एनालिसिस ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन एक छोटा सा इम्पैक्ट जो पड़ा, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से व्यापार कर रही है, ब्रिटेन की अन्य कंपनियां व्यापार करने के लिए आ गई है। तो ऐसी स्थिति में जो भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग थे वो पूरी तरह से क्या हो गए? चौपट हो गए, कमजोर हो गए और धीरे धीरे बंद होने की कगार पर आ गए। बात क्लियर है क्या? दूसरा नुकसान क्या हुआ? जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल भारतीय उद्योगों को चाहिए होता था,
लेकिन वो रॉ मटेरियल सीधा किसको मिलने लगा, वो अब ब्रिटेन की कंपनियों को मिलने लगा, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनियां ज़्यादा पैसा देती थी। तो भारत के वो जो किसान थे, जो अन्य यहाँ पे मजदूर थे, जो रॉ मटेरियल का उत्पादन होता था, वो रॉ मटेरियल अब किसके पास जाने लगा, वो ब्रिटेन की कंपनियों के पास जाने लगा। तो अब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो भारतीय उद्योग कैसे चलेंगे। तो यहाँ पर इस 1813 के चार्टर एक्ट का जो सबसे नकारात्मक प्रभाव था वो ये पड़ा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग थे, वो पूरी तरह से धीरे धीरे समाप्त होते चले गए और नुकसान उनका बढ़ता चला गया और वो बंद होने की कगार पर आ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अगला जो पॉइंट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट, इस अधिनियम में यह भी शामिल था कि मिशनरीज भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मिशनरीज यानी जो वहां के स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, जो ईसाइयों के स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, मिशनरीज। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुओं में उन्हें संत कहा जाता है, मुस्लिम धर्म में मौलवी कहा जाता है, उसी प्रकार ईसाई धर्म में जो मिशनरीज थे, उन मिशनरीज को ब्रिटेन से वो भारत आ सकते थे और भारत आकर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे। बात क्लियर है क्या। तो ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर करने लगे, इसका भी बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारतीयों में असंतोष पनपने लगा, क्योंकि भारत के जो यहाँ के जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, यहाँ के जो धर्मों के लोग थे, उन्हें बड़ी परेशानी होने लगी, क्योंकि ईसाई धर्म के अंदर उनका रूपांतर परिवर्तित किया जाने लगा। इससे भारतीयों में असंतोष, डिससेटिस्फेक्शन पनपने लगा। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस 1813 के चार्टर एक्ट का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का प्रावधान कर दिया गया। यानी हर वर्ष जो कंपनी है वो भारत में 1 लाख रुपया खर्च करेगी यहाँ की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट था कि भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कंपनी 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेगी। यहां तक की कहानी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है, अब इसकी सबसे पहली जो मुख्य बात है वो आप देखते हैं कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। यानी कि राजनीतिक अधिकार तो हम देखा था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में नियंत्रण बोर्ड को दे दिए गए, और अब हम 1833 के चार्टर एक्ट में देखते हैं कि व्यापारिक अधिकार भी पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए कंपनी के। यानी अब कंपनी के पास क्या बचा, अब कंपनी सिर्फ यहां पर क्या कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है, कंपनी सिर्फ अपना कार्य करेगी यहां पे। ठीक है, तो एक मुख्य पॉइंट आता है, तो यहां पे आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है कि 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, यहां पर तो क्या किया गया था, यहां पे तो राजनीतिक अधिकार छीने गए थे। ध्यान से सुनिएगा, 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में तो राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए, लेकिन व्यापारिक अधिकार कंपनी के पास रखे गए। और अब 1833 के एक्ट में क्या हो रहा है, चार्टर एक्ट में व्यापारिक अधिकार भी पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। तो अब कंपनी के पास न राजनीतिक अधिकार है और न ही व्यापारिक अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था उसके पद का नाम बदल कर दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। इसको अब क्या कहा जाने लगा, इसको कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का गवर्नर जनरल, जिसमें सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियां निहित थी। और ये भारत का जो गवर्नर जनरल है ये कौन बनेगा पहला, इस समय में गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। तो अब यहां पर पहला सवाल, एक सवाल जो मैं आपको बताते जा रहा हूं कि जो भी एक्ट आया है वो किसके शासनकाल में आया है। जैसे हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में आए, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। 1793 का जो चार्टर अधिनियम था वो किसके शासनकाल में आया, कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया। 1813 का चार्टर अधिनियम है वो किसके शासन में आया, वो मिंटो के शासन में आया। इसी प्रकार 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है ये किसके शासनकाल में आया था, ये विलियम बेंटिक के शासनकाल में आया।
विलियम बेंटिक का शासनकाल जो है वो 1828 से 1835 के मध्य में है। तो मुख्य बात इस एक्ट में क्या हुई है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां उसमें समाहित कर दी गई। यानी अब सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों पर किसका अधिकार होगा? भारत के गवर्नर जनरल का होगा, जिनका नाम विलियम बेंटिक है, जो पहले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। यानी जितने भी लेजिस्लेटिव राइट्स हैं, जितने भी विधायिका के राइट्स हैं, यानी सारी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई है। बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी एक्ट के अंदर जो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, भारत में जो दास प्रथा जैसी कुरीतियां विद्यमान थी, 1843 में इस दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सकारात्मक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो सामाजिक कुरीतियां थी, दास प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या, इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां थी, इन सभी सामाजिक कुरीतियों को अंग्रेजों ने कानून बना करके बंद कर दिया। कानून बना करके बंद कर दिया, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि 1947 से पहले, यानी ब्रिटेन के शासन काल के समय, भारत के संविधान का इतिहास क्रम स्टार्ट हो गया था। संविधान क्या कहता है? संविधान कुछ नियम और कानून देता है, और वो नियम और कानून जो है वो समाज में सकारात्मक व्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं। संविधान जो है, जो नियम कानून देता है, वो समाज में सकारात्मक व्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो कुछ प्रकार की सामाजिक सकारात्मक व्यवस्थाओं का निर्माण कौन कर रहा था? उस समय ब्रिटेन की संसद कर रही थी। 1843 में यानी कि दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, जो कि एक नकारात्मक व्यवस्था थी भारतीय समाज में। अगला पॉइंट देखते हैं, जो मैं बता चुका हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। ये पॉइंट हम देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई। क्या किया गया है? भारतीय कानूनों का वर्गीकरण, यानी भारत में जो कानून है उन कानूनों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है, और अलग अलग हिस्सों में जो बांटा गया है, इसके बाद में एक विधि आयोग बना दिया गया है। और विधि आयोग यानी एक लॉ कमीशन, विधि आयोग यानी लॉ कमीशन जो बना दिया गया है, ये लॉ कमीशन क्या करेगा? ये भारत में जो कानून है उनको क्लासिफाई करेगा, उनको अलग अलग हिस्सों में बांटेगा। बात क्लियर है क्या आपको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण रूप से। लास्ट जो पॉइंट है, विधि आयोग बनाया गया है, और जो गवर्नर जनरल था उसको ही विधि आयुक्त नियुक्त किया गया था। गवर्नर जनरल को ही विधि आयुक्त नियुक्त किया गया था, ठीक है। और पहला विधि आयोग कब बना, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। पहला विधि आयोग जो बना है वो 1835 में बना है, और पहला जो अध्यक्ष थे इसके वो कौन थे? पहले जो अध्यक्ष हैं वो इसके थे लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकॉले। बात समझ में आई? कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए विधि आयोग बनाया गया, लॉ कमीशन, ठीक है। और लॉ कमीशन के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो 1835 में बनाए गए। कौन बनाए गए 1835 में? लॉर्ड मैकॉले बनाए गए। कौन बनाए गए? लॉर्ड मैकॉले। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1853 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है, इसकी मुख्य बात यह थी कि पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद है, यानी जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, जो सारे लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करती थी, उस लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य एक साथ कर रही थी, अब इन्हें अलग अलग कर दिया गया है, और इस काउंसिल में 6 नए पार्षद जोड़ दिए गए हैं। 6 न्यू रिप्रेजेंटेटिव, 6 न्यू काउंसिल मेंबर्स जोड़ दिए गए, जिन्हें क्या कहा गया? विधान पार्षद कहा गया।
यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो 6 नए पार्षद हैं वो कब जोड़े गए? 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में जोड़े गए। इस पे आप सीधे लास्ट पॉइंट पे आए कि जो 6 नए सदस्य जोड़े गए हैं इसमें से 4 का चुनाव तो बंगाल से होगा, 1 सदस्य मद्रास से आएगा और मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। यानी 6 नए सदस्यों का जो चुनाव होगा, इन 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा, यानी एक बंगाल से, एक मद्रास से, एक बंबई से और एक आगरा से ये आएंगे। बात क्लियर है क्या? तो 2 सदस्य तो गवर्नर जनरल जोड़ेगा और बाकी के जो 4 सदस्य हैं 6 में से, उनमें से 4 सदस्य एक बंगाल का प्रतिनिधित्व करेगा, एक मद्रास का, एक बंबई का और एक आगरा का। तो 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की जो मुख्य बात हमने देखी कि पहली बात तो एक तो विधायी और जो प्रशासनिक कार्य हैं उन विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है। दूसरी बात, 6 नए पार्षद जोड़ दिए गए हैं जिन्हें विधान पार्षद कहा जाएगा और 6 नए पार्षदों में से 4 पार्षद जो हैं एक बंगाल, एक मद्रास, एक बंबई और एक आगरा से आएंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार डायरेक्टरों की जो संख्या थी, देखो डायरेक्टरों की संख्या, ये मैंने आपको बताया था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के समय कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कितने थे? टोटल 24 थे, याद आ रहा होगा आपको। अब इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई, यानी कि 24 में से 6 सदस्य हटा दिए गए और अब टोटल कितने रह गए? 18 सदस्य रह गए। बात क्लियर है? और इन 18 सदस्यों में से भी 6 सदस्य क्या किए जाने थे? मनोनीत किए जाने थे, यानी जिन्हें सीधे क्या है, जिनका कोई चुनाव नहीं होगा, उन 6 सदस्यों को सीधे सीधे मनोनीत कर दिया जाएगा, उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाएगा और उन्हें उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बना दिया जाएगा। बात क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट से सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन, सिविल सर्विसेज के जो आज एग्जाम हमारे देश में लगते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सिविल सर्विसेज, तो सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन की जो प्रतियोगिता व्यवस्था होती थी उसको स्टार्ट कर दिया गया भारत के लिए। यानी भारत के लिए सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन की जो ओपन कंपटीशन, यानी आप भी उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करिए, अच्छे मार्क्स लेकर के आइए और सिविल सर्वेंट बन जाइए। और पहली बार सिविल सेवा को भारतीयों के लिए, यानी इस एक्ट के द्वारा भारतीय जो भारतीय पढ़े लिखे नौजवान युवक थे वो भी अब सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते थे। और इसके लिए 1854 में किस प्रकार से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा, किस प्रकार से भारतीयों की सिविल सेवाओं में उनकी भागीदारी रहेगी, इसके लिए 1854 में मैकॉले समिति बनाई गई। बात क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट बात है, सिविल सेवाओं के दरवाजे भारतीयों के लिए खोल दिए गए और भारतीयों की भागीदारी किस प्रकार से होगी? 1854 में मैकॉले समिति बनाई गई। बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखते हैं। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, यानी जो भारत की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें भारतीयों को भी स्थान दिया जाएगा। यानी 1853 के एक्ट में कहा गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भारतीयों को भी स्थान अब दिया जाएगा। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसकी मुख्य बातें हमने देखी कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, 6 नए पार्षदों को जोड़ दिया गया और 6 नए पार्षद जो हैं इनमें से 4 जो सदस्य हैं वो बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा से चुने जाएंगे। 24 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, 24 सदस्य थे, उनकी संख्या घटा करके 18 कर दी गई और उन 18 सदस्यों में से भी 6 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात जो थी कि सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम्स थी वो अब भारतीयों के लिए भी ओपन कर दी गई और इसके लिए 1854 में मैकॉले समिति बनाई गई। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, 2 प्रकार की समितियों के नाम आए हैं। 1835 में एक विधि आयोग जो बनाया गया उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? लॉर्ड मैकॉले बनाए गए। 1835 में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? लॉर्ड मैकॉले बनाए गए। और 1854 में जो सिविल सेवाओं की परीक्षाओं के लिए जो समिति बनाई गई थी वो भी किसके नाम से बनाई गई? मैकॉले की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसको मैकॉले समिति कहा जाता है। चलिए, तो आज हमने देखा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखा, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया उसके बारे में देखा, उसके उद्देश्य देखे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा, 1793 का चार्टर अधिनियम देखा,
1813 का चार्टर एक्ट देखा, जिसमें हमने देखा कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी कमजोर किया। 1833 का चार्टर एक्ट देखा, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया गया। 1853 में देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या घटा दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को सेपरेट कर दिया गया। 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिसमें से 4 मद्रास, बंबई, आगरा और बंगाल से थे। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया, लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया और भारतीयों की स्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीयों को वहां बैठाया गया। बात क्लियर है क्या? तो आज हमने देखा है 1773 से 1857 के बीच में जो संविधान के विकास का इतिहास क्रम रहा। कल हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद में अब किसका शासन होगा, महारानी का शासन होगा। इस समय में किस प्रकार से घटनाएं आगे बढ़ेंगी और कैसे 1858 से 1947 के बीच का जो समय है, भारत का संविधान किस प्रकार से इसमें बनेगा। आज के लिए इतना ही। आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, इन्हें रिवाइज करिएगा और सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।